Yes, hello, very good morning everyone. Just open your coaching booklets. Clear? That is question number 1 is there. A charge capital Q is to be divided on two objects. आपके पास कोई कैपिटल Q चार्ज गिवन है और उस कैपिटल Q चार्ज को टू ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, वेरी केयरफुली. नेक्स्ट इज दैट इज the values of charges on the objects so that the force between the objects can be maximum. ये बोल रहा है you have given two objects, that it is one object, it is second object, both are separated by certain distance. Clear? दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, let this distance is small. अब आपको बोला गया है कि इनके ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं वो चार्जेस आपने फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से चार्जेस प्रेजेंट हैं. ठीक है, कलेक्टिवली दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, लेट इट इज Q1 एंड इट इज Q2. तो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. दिस इज गिवन टू यू. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है टोटल चार्ज ऑन बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल Q. समझ रहे हो बात को? अब हमने यहां से ये जो Q1 और Q2 है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2. कब फाइंड आउट करनी है? व्हेन द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. क्लियर? तो जो क्वेश्चन का बेस है वो ये. ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं लेट चार्ज ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज मान लेते हैं स्मॉल q. क्लियर? तो सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना बचा? देन चार्ज ऑन अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज बचा. देखिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है स्मॉल q, टोटल चार्ज है कैपिटल Q, तो बच गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. क्लियर? दिस इज द सिचुएशन. अब ये बोल रहा है दोनों चार्जेस के बीच में या दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए. सो यू नो वेरी वेल फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए देखिए कोई भी चीज जब मैक्सिमम होती है तो उसमें जो वेरिएशन है वो जीरो हो जाती है. वेरिएशन मींस द डिफरेंशिएशन. सो dF अपॉन dQ इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, मैक्सिमम फोर्स होने के लिए द वेरिएशन इन दिस फोर्स should be equals to 0. ठीक है, now you know very well the formula of this force, so we can write it as d upon dq. Force you know very well between two charges, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. q1 की जगह हमारे पास क्या है बेटा? here it is small q. Instead of Q2 we are having capital Q minus small q. So capital Q minus small q divided by r square and it should be equals to 0. Clear? Are you getting my point? Now we have to solve it. तो जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगी. Then you will say here it is 1 upon 4 pi epsilon naught and r square. These are fixed values here. d upon dq, differentiation of small q into capital Q minus small q, it is equals to 0. Now you know very well this term will move towards this 0. Clear? तो इस तरफ हमारे पास क्या बचा? Now here we are having d upon dq of this q into capital Q minus small q equals to 0. अब differentiation में you can make use of the product rule. Clear? Product rule के according, that is duv. u dv means q d capital Q minus q upon dq plus capital Q minus q into dq upon dq and it is equals to what? 0. समझ रहे हो बात को? u dv plus v du. समझ रहे हो बात को? This is the product rule of differentiation we have applied here. Now we can say it is q
साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ हियर इट इज d capital Q upon dq minus dq upon dq, are you getting my point, plus capital Q minus q into 1 equals to 0. And from here we can find the value of this small q. ठीक है, यहां से हम स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो सॉल्व इट, इसको सॉल्व कीजिए, करिए जल्दी से, सॉल्व इट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q. Have you done it? देखिए बेटा, here it is capital Q and the value of Q is constant. आप समझ रहे बात को, क्योंकि कैपिटल Q दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. द टोटल चार्ज इज फिक्स्ड, ये फिक्स है टोटल चार्ज की, वो Q होना है. इट मींस कैपिटल Q इज इक्वल्स टू व्हाट, this is constant and you know very well differentiation of constant is 0 minus 1 into here it is plus capital Q small q equals to 0, and you can say it is minus q plus capital Q minus q equals to 0, or you can say you can find out minus 2 into q plus capital Q equals to 0. You have to find out the value of this charge, that is small q is equals to capital Q by 2. So from here we can say small q is equals to capital Q by 2. So this is the value of charge which is distributed on either. इसके ऊपर भी चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, capital Q by 2, and this is also capital Q by 2. Clear? Because Q minus capital Q minus small q करेंगे, then you will find this value. Okay, so this is your, which option is there? There is C option. The question first, the option is C. Clear? मैं आपको डिटेल में इसलिए करवा रहा हूं, वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं इसको, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है देन वी आर एबल टू सॉल्व इन ए प्रॉपर मैनर. क्लियर? तो हमने दोनों काम चलाने हैं अभी, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट टू गो थ्रू द क्वेश्चन 2 इन योर बुकलेट. Question number 2 is there, just go through it. Yes, देखिए question number 2 is a charge 10 microcoulomb. You have given a charge of, that is 10 microcoulomb. It is given here. Clear? Secondly, is placed at the center of a hemisphere. अच्छा, आपके पास कोई hemisphere given है इस तरह से, और इस हेमिस्फीयर के सेंटर के ऊपर जो है चार्ज Q प्लेस किया हुआ है 10 माइक्रोकूलम. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन, दैट इज 10 सेंटीमीटर. क्लियर? तो हेमिस्फीयर गिवन है, उसके सेंटर के ऊपर जो चार्ज प्लेस किया है वो गिवन है, हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है. क्लियर? तो पहले, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट द थिंग्स वी आर प्रोवाइडेड. हमारे पास गिवन क्या क्या है, पूछा क्या गया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगना है. दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. क्लियर? नेक्स्ट ये हो रहा है, इट इज शोन इन द फिगर. फिगर इज आल्सो गिवन इन योर बुकलेट. क्लियर? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इन MKS सिस्टम इज, MKS सिस्टम में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. MKS सिस्टम में आपने फाइंड आउट करना है इन MKS. सो दिस इज द क्वेश्चन हियर. आपके पास हेमिस्फीयर गिवन है और आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है. सबसे पहली बात है, फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक लॉ का यूज करते थे व्हिच इज कॉल्ड एज गॉसिस लॉ. और गॉसिस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, गॉसियन सरफेस की. तो देखिए अभी हेमिस्फीयर इज नॉट ए गॉसियन सरफेस, इसलिए हम एक गॉसियन सरफेस मींस क्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो वी कैन से फॉर ए स्फीयर, एक स्फीयर के लिए कौन सा स्फीयर हो गया, दैट इज द क्लोज्ड सरफेस. क्लोज्ड सरफेस के लिए फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन
epsilon naught. This is the electric flux for a sphere, पूरे स्फीयर के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। लेकिन आपसे पूछा है किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ दैट कंप्लीट स्फीयर। देयरफॉर फॉर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के केस में phi dash is equal to 1 by 2 of phi, or we can say it is 1 by 2 of q upon epsilon naught. Clear? Now you can substitute the values and you can find the final answer. So we can say it is phi dash is equals to 1 by 2 multiplied with, here it is q, 10 microcoulomb. So it is 10 microcoulomb means minus 6 coulomb, you can say. Clear? You can place the value of what? Here epsilon naught, 8.85 into 10 raised to power minus 12. So it is 8.85 into 10 raised to power minus 12. Clear? Epsilon naught के units Newton inverse. Newton inverse. You know the formula. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. From here we can find the units of epsilon naught, no need of cramming. So here it is a Newton inverse, then Coulomb square, meter inverse square. ठीक है? तो अपने आप की यूनिट्स कौन से आगे? SI या MKS सिस्टम में फाइंड द वैल्यू आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशंस. So it is here, you can cancel this 2, it is by 5 and here it is 8. तो 9 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. दैट विल बी 0.56 into 10 raised to power, here it is minus 12, ऊपर चला जाएगा तो minus 6 plus 12 means 10 raised to power 6. It is approximately equals to 6 into 10 raised to power 6. ठीक है, इतना आपके पास ही आ जाएगा. एंड यूनिट्स विल बी न्यूटन, that is Coulomb inverse meter square. This is the answer. You can go through the option. That is your C option. Clear? So question 2, the right choice is that is C option. Have you done it? चलिए देखिए, let us see question number 3. Question number 3 in your booklet. In a field free region, कोई फील्ड फ्री रीजन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज टू मूव ऑन ए लाइन टुवर्ड्स ईच अदर. 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे की तरफ इस तरह से रिलीज किए गए हैं. दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. 2 इलेक्ट्रॉन्स, they are released along the same line, they are coming close to each other. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर. नेक्स्ट इट इज, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. with velocities 10 raised to power 6 meter per second and the velocities of the electrons, they are moving with the velocities. Clear? तो आपके पास है that is velocities of electrons. कौन सी है? v1 equal to v2 and let it is equal to v and it is given here that is 10 raised to power, it is 10 raised to power 6 meter per second. So it is 10 raised to power 6 meter per second. This is the given concept. Now next is the distance of their closest approach. देखिए, both the electrons they are negatively charged, और आपको पता है जब भी negatively charged means similarly charged particles they are coming close to each other. तो एक टाइम ऐसा आएगा they will start to repel each other. तो देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ को मूव कर रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 v2 and that is the common velocity 10 raised to 6 meter per second. अब ये वो वाला डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस में ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं. This is called as the distance of closest approach before they start to repel each other. ठीक है, this distance we have to find out. देखिए what happens. जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, इनके पास कौन सी एनर्जी है? दे आर मूविंग, इट मींस दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी.
जैसे ही एक दूसरे के क्लोज पहुंचेंगे थोड़ी देर के लिए दे विल कम इन रेस्ट। रेस्ट में आने का मतलब है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हाट हैपेंस, total kinetic energy is equal to total potential energy. Total kinetic energy, that we can say kinetic energy of one electron plus kinetic energy of a second electron is equals to, देखिए जब दोनों क्लोजेस्ट अप्रोच में है इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड यू नो वेरी वेल दैट इज 1/4 pi epsilon naught, that is q1 q2 upon r. This is the formula for electrostatic potential energy. Now we can say that it is half mv square plus half mv square, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, the velocity of both the electrons is similar, इसलिए I am writing here v clear like this, ठीक है। तो देखिए it is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 means electron e and e, तो e into e means e square upon r. This is the distance r we have to find out. This is the distance of closest approach. Clear? So from here we can say, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, it means that is mv square equals to 1/4 pi epsilon naught e square upon r, और we can say इस r को आप इस तरफ को ले आइए, mv square को इधर ले जाइए, so you can say that this r is equals to the value of r, that is 1/4 pi epsilon naught e square divided by mv square. Now we can substitute the values and can find the final answer. 1/4 pi epsilon naught, you know very well, that is 9 into 10 raised to power 9. Charge on electron, you know very well, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So it is square here, ठीक है। Velocity is also given, mass of electron that you also know, that is 9.1 या 9 into 10 raised to power, you can substitute here, it is mass approximately 9 into 10 raised to minus 31, ठीक है। V is given 10 raised to 6 and whole square. Finally solve it, देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 1.6 मल्टीप्लाइड विथ, देख लीजिए, that is करिए जल्दी से, फाइंड आउट इट इमीडिएटली। So it is equals to 2.56 into 10 raised to power minus 10. That is option is C option. 10 raised to minus 10 meter. So you can say that this is your answer, final answer. This is the distance of closest approach. So in case of question number 3, the option is again option C. Clear? Are you getting my point? Okay. So चलिए next question is there. Excuse me, sir. Yes. Sir, kinetic energy is equal to potential energy कैसे होगा sir? बेटा देखिए both are moving like this. तो जैसे they are reaching closer to each other, they will just stay. थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पहले वो मोशन में थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अभी जैसे ही वो नजदीक पहुंच रहे हैं उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट किया है। इट मींस फॉर सम टाइम दे विल कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आएंगे। रेस्ट में आने का मतलब है व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट दे आर हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस कांसेप्ट हियर। ओके, क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. Next is question number 4. Yes, just go through the question number 4.
Question number 4 is there. An electric dipole consists of two opposite charges. You have given electric dipole and the charges are given. The value of the charge is, you know very well, that is Q1, Q2 equals to Q, and it is equals to, that is given here, 0.05 microcoulomb. 0.05 microcoulomb means it is 0.05 into 10 raised to power minus 6 coulomb. क्लियर? और यू कैन से दिस इज 5 इंटू, इसको भी अगर आप करना चाहें 0.02 को तो देख लीजिए कितना हो गया, दैट इज 10⁻⁻8 कूलम. दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन आइदर चार्जेस ऑफ द डाइपोल. एक डाइपोल के इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड इतना गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय 30 millimeter. देखिए लेंथ ऑफ द डाइपोल इज गिवन हियर, लेंथ ऑफ डाइपोल, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. अब फॉर्मूला जब हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट का, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वी आर टेकिंग 2L. तो यहां पर भी आपके पास जो 2L है दैट इज गिवन हियर. हाउ मच इट इज गिवन? इट इज गिवन that is 30 millimeter, means 30 mm. It means 30 into 10 raised to power minus 3 meter. Clear? Next is, that is, the dipole is placed in uniform external electric field of 10 raised to power 6. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 10⁻6 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन. बोलने का मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है. आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. एक टॉर्क लगता है, टॉर्क. क्लियर? तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल इज, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क निकालिए. क्वाइट सिंपल, यू नो वेरी वेल द मैक्सिमम टॉर्क इज, दैट इज टॉ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू PE साइन ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री में होता था जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता था, then maximum torque act between them. Now P, the value of P is not given, it is Q into 2L and it is E here. Clear? Now you can substitute the value. Q is, that is 5 into 10 raised to power minus 8. 2L means that is the length of the dipole and it is here 30 into 10 raised to power minus 3 meter. The value of electric field is given, that is 10 raised to power 6. You can go through 5 3 is 15. ठीक है, मैं यहाँ 30 की जगह 3 लिख रहा हूँ तो इधर -2 हो जाएगा. So it is equals to 5 3 is 15 into 10 raised to power minus 8 -2 plus 6. That's why it is your, which option is there? That is D option is there. So fourth का D option. Just go through the question number 5. You must be perfect in the calculations. Calculations must be fast. Clear? Fifth question देखिए. Positive and negative charge point charges of equal magnitude. आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिए हैं, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इट मींस बोथ में भी इक्वल एंड अपोजिट. मींस फिर से एक डाइपोल की बात की है और डाइपोल के जो दोनों के दोनों चार्जेस हैं दे आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स. कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पोजीशन के. चार्ज कहां रखा है? देखिए एक चार्ज रखा है 0 0 a/2 पोजीशन पे, x y z कोऑर्डिनेट्स गिवन है. दूसरा चार्ज भी रखा है 0 0 -a/2 रिस्पेक्टिवली. मींस इट इज द सिचुएशन लाइक दिस. ठीक है, देखिए आपके पास चार्जेस की x y z की पोजीशन देखिए जरा. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. क्लियर? फर्स्ट जो आपके पास चार्ज गिवन है उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 a/2. इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो
z कोऑर्डिनेट प्लेस्ड लाइक दिस, मान लेते हैं लेट इट इज नेगेटिव q एंड हियर इट इज पॉजिटिव q, तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस को इस तरह से प्लेस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Clear? Next is the work done by the electric field when another positive point charge is moved from, ये बोल रहा है इन दोनों के अलावा एक और पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने मूव करना है, कहां से, माइनस ए, देखिए आपके पास माइनस ए से मूव करना है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव गिवन है, तो माइनस ए का पॉइंट आया इधर। सो लेट दिस इज पॉइंट ए, यहां से किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए 0 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, टू चार्जेस को प्लेस किया है और एक थर्ड चार्ज है पॉजिटिव, उसको इस पॉइंट से मूव करना है। देखिए कहां पर लेके जाना है, टू ए पॉइंट 0 a 0, इसका मतलब है यहां से इसको इस पॉइंट पे लेके जाना है। 0 मींस x 0 है, y a है, z 0 है, मींस वी हैव टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? देखिए आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्वेश्चन में दैट वी हैव मेंशन्ड। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों चार्जेस की प्रेजेंस में एक और थर्ड चार्ज है और उसको यहां से मूव करना है, पॉइंट ए से मूव करना है, कहां पर, पॉइंट बी पर। ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू here the position of this A to B that is on the equatorial line। देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये वाली जो बात की जा रही है that is on the equatorial line, और आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन में अगर किसी चार्ज को मूव करना है then work done is 0, तो इसलिए हम बोलेंगे here point A and B are on equatorial line of the electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब भी किसी चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन में मूव करना है देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कितना होता है, देन W is equals to 0, no work is done। ठीक है, तो इसलिए W कितना आ गया, 0 आ गया, दैट इज योर सी ऑप्शन। सो यू कैन से द क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी। So question 5 option C is the right choice। Now you can go through the question number 6। Question 6 is there, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ स्मॉल डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी 5th क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। आपसे पूछा गया है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो अभी अभी किया हमने, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी। The electric potential on the equatorial line of a dipole is 0। Clear? Question number 7 is there। Question 7, go through it। Question number 7 is, if 10 raised to power 9 electrons move out of a body to another body every second, ये बोल रहा है 1 सेकंड में एक बॉडी से 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं दूसरी बॉडी में। Here it is one object और यहाँ पे दूसरी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मूव करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर? कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहां से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है a total charge, what is the time required to move a charge of 1 coulomb from one to another object।
ये बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट के यहां तक 1 कूलम चार्ज पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन से इट इज 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। सो वी कैन से चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए। सो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे देन फाइनली यू विल गेट द ऑप्शन दैट इज योर 198 इयर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 द ऑप्शन इज दैट इज सी ऑप्शन। हैव यू डन इट? The option is that is C option. Have you done it? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस अफेक्ट्स कैन बी थॉट टू बी कॉज्ड बाय फील्ड। आपके पास यह है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल जो अफेक्ट्स हैं वो किस कॉज से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू कौन सा है, दैट इज योर सी ऑप्शन। फील्ड्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी। क्लियर? सो दिस इज इनफ फॉर द डे। By tomorrow we will solve the next remaining question. Till that, bye bye.